जीनी टाइप का लग रहा है है ना, जीनी टाइप लग रहा है ऐसा है। यहाँ पर वो बना देते हैं ऐसा। ठीक है। चलिए, ये वाला हिस्सा क्या है बेटा? हेड। ये क्या है? नेक। ये क्या है? वाह, ऑक्टोपस है क्या? सीधा हेड के बाद टेल आ जाएगा। ऑक्टोपस में रहता है ना, हेड से जुड़ा हुआ उसका लिम्स होते हैं, आर्म्स होते हैं। हाँ, ऑक्टोपस में इट इज मिडिल पीस। देन ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक का ये टेल है। ठीक, चलो एक एक चीज देखते हैं बेटा इसका। तो हेड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एक्रोसोम। ठीक है। देन और एक पार्ट क्या होता है हेड में? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आपको डीएनए दिखेगा कि क्रोमोसोम? एवरी नॉन डिवाइडिंग सेल हैज डीएनए ओनली, याद रखिएगा। क्रोमोसोम सिर्फ डिवाइडिंग सेल में दिखता है, वो भी मेटाफेज स्टेज में। समझ आ रहा है? तीसरी बार बोल रहा हूँ इसको, ध्यान रखिएगा। समझ आ रहा है क्यों ऐसा होता है? नहीं, कंडेंस नहीं हुआ तो अनकॉइल्ड डीएनए क्यों प्रेजेंट होता है एक नॉर्मल सेल में, नॉन डिवाइडिंग सेल में? मॉलिक्यूलर बेसिस हो गया? हो गया ना? हाँ बताओ, क्यों डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम? एक नॉर्मल सेल में क्रोमोसोम नहीं दिखता क्योंकि वो होता नहीं है। क्यों कंडेंसेशन नहीं होता? क्यों अनकॉइल्ड डीएनए प्रेजेंट होता है? और ये जरूरी भी है, तो क्यों जरूरी होता है? बेटा, हर एक सेल में जो भी मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं, जो भी सेल का काम होता है, चाहे वो कुछ भी बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, सबके लिए डीएनए की जरूरत होती है। और डीएनए जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन में। चाहे वो डीएनए कोई एंजाइम बना रहा हो पर्टिकुलर सेल में, चाहे वो डीएनए कोई हार्मोन बना रहा हो पर्टिकुलर सेल में, या कोई स्ट्रक्चरल प्रोटीन बना रहा हो एक पर्टिकुलर सेल में, या और कोई मेटाबॉलिक फंक्शंस कर रहा हो एक पर्टिकुलर सेल में। हर एक फंक्शन के लिए सेल डिपेंडेंट होता है डीएनए के एक्सप्रेशन के लिए, जीन एक्सप्रेशन। और जीन अनकॉइल्ड फॉर्म में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। कॉइल्ड डीएनए का जो जीन होता है वो एक्सप्रेस नहीं करता। समझ आ रहा है? इसीलिए सेल डिवीजन के समय सिर्फ एक ही काम होता है, सेल डिवीजन होता है, और दूसरा काम नहीं होता है। समझ आ रहा है? उसमें सेल बहुत ज़्यादा कुछ मेटाबॉलिक एक्शंस नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसका जो जीन होता है वो एक्टिव नहीं हो पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। इसीलिए हर एक सेल में, एक नॉर्मल लिविंग सेल में डीएनए अनकॉइल्ड रहता है, ताकि वो सही तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। समझ आ रहा है बात आप लोगों को? ठीक है, इसीलिए वो ऐसा रहता है। ठीक, चलो, तो यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, लेकिन होता डीएनए है। बट अगर हम बोलें कि भैया ये हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड है। और हैप्लॉइड हमेशा क्रोमोसोम के बेसिस पर बोला जाता है। तो मैंने वही बताया ना, होता कुछ और है लेकिन बोलते कुछ और है। समझ आ रहा है? तो होता एक्चुअल में डीएनए है, बट क्या होगा बोलो? हम बोलते हैं 23 क्रोमोसोम। समझ आया? एक नॉर्मल सेल में भी मैंने बताया ना आपको कितना क्रोमोसोम होता है, 46। बट एक्चुअल में क्रोमोसोम नहीं होता है, उसमें डीएनए होता है, बट अपन लेते हैं 23 लेते हैं। समझ आ रहा है? चलो, ये हो गया। देन न्यूक्लियस के बाद जो नेक रीजन होता है यहां पर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता बेटा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड
डिस्टल सेंट्रियोल। व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रियोल? सेंट्रियोल का क्या काम होता है? बोलो। सेल डिवीजन में हेल्प करता है। कैसे? स्पिंडल फाइबर बनाता है। स्पिंडल फाइबर सेल डिवीजन में हेल्प करता है। एग के पास खुद का सेंट्रियोल नहीं होता है ना, इसीलिए स्पर्म से सेंट्रियोल जाता है। ठीक है, इसलिए स्पर्म से सेंट्रियोल जाता है। देन उसके बाद यहां से, ठीक है, एक प्रोटीन स्ट्रक्चर निकलता है, आप लोग सेल में पढ़े होंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या बेटा? स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पर क्या है? स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है ये क्या करता है? ये एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है ये, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। तो हर एक जो स्पर्म होता है उसको बहुत दूर तक चलना है ना, तो बहुत दूर तक चलने के लिए एनर्जी होना चाहिए, है ना। तो एनर्जी बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया जरूरी है, ताकि उससे ज़्यादा एनर्जी बने। बिना माइटोकॉन्ड्रिया भी एनर्जी बनती है सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू, बट बहुत कम बनती है, तो ज़्यादा बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है वो मेनली कौन से फूड सोर्स के थ्रू, मतलब स्पर्म जो रहता है वो कौन से फूड सोर्स को एज अ एनर्जी प्रोडक्शन में यूज़ करता है? फ्रक्टोस। फ्रक्टोस कहाँ से मिलता है सेल स्पर्म को? समाइनल फ्लूइड में फ्रक्टोस होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, तो देन उसके बाद ये टेल हो गया, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। चलो अब आते हैं बेटा एक्रोसोम। जो एक्रोसोम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्रोसोम में 3 टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ लाइसिन एंजाइम। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ लाइसिन एंजाइम। ये लाइसिन एंजाइम वैसे आपके सिलेबस में नहीं है ना। तो ये जो लाइसिन एंजाइम होता है ये क्यों होता है बेटा? फॉर 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 डिसॉल्विंग एक्सटर्नल membrane of egg during fertilization। मैंने बताया था आप लोगों को कि भैया ये मिसाइल टाइप का है, और इसका जो सामने का पार्ट है एक्रोसोम। ठीक है, तो जैसे पुराने ज़माने में ऐसे तोप में गोला डाल के फेंकते थे तो वो फटता नहीं था शुरू में। तो जो गोला होता था वो सिर्फ और सिर्फ दरवाजे और दीवार तोड़ने के लिए होता था। पुराने ज़माने में राजा महाराजा वाले टाइम पे तोप में जो गोला डालते थे वो एकदम हार्ड पत्थर रहता था, वो खाली इसलिए फेंकते थे ताकि जो दरवाजा है ना उसको तोड़ सकें या दीवार को तोड़ सके और सैनिक अंदर घुस सके, इसलिए इस्तेमाल किया जाता। फटता नहीं था, फटता नहीं था। बट ये इस तोप के गोले को फटना जरूरी है। क्यों? एक्रोसोम जब रप्चर होगा तभी ये 3 टाइप के एंजाइम निकलेंगे और एग के आउटर मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करेंगे, तब जाकर के स्पर्म की एंट्री हो पाती है ना, स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर कर पाता है। तो हम लोगों ने देखा है दैट इज सेकेंडरी oocyte। इसके बाहर कौन सा मेम्ब्रेन है? जोना पेलोसिडा। जोना पेलोसिडा के बाहर कौन सा? कोरोना रेडिएटा सेल्स। ठीक है, कोरोना जो रेडिएटा सेल होते हैं, इधर देखो बेटा, कोरोना रेडिएटा सेल्स जो होते हैं, हर एक सेल जब भी एक दूसरे से जुड़ता है तो उसमें एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, लाइगेटिंग मटेरियल रहता है। चिपकाने के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए जो उसको जोड़ सके, है ना। समझ आ रहा है? तो इनके बीच में रहता है हाइल यूरोनिक एसिड। हाइल यूरोनिक एसिड ये कनेक्टिव टिश्यू का एक बेस मटेरियल होता है। क्रीम रिम में इस्तेमाल करते हैं आजकल, पॉन्ड्स, लाइट क्रीम विथ हाइल यूरोनिक एसिड, फुल डे मॉइस्चराइजिंग।
ऐसा करके ऐड वैड आता है ना। मैं क्या ऐड वैड देखते रहता हूँ बहुत, मुझे अच्छा लगता है ऐड वैड देखना। ऐड आता है तो मैं भगाता नहीं हूँ, दूसरा नहीं देखता हूँ। अगर कुछ देख चुका हूँ तो हटा दूंगा, नया है तो मैं देखता हूँ, अच्छा बहुत बढ़िया। अब बहुत बढ़िया तरीके से बताते हैं। टीवी के जो ऐड होते हैं ना वो काफ़ी इनोवेटिव होते हैं, उसके लिए बहुत दिमाग चाहिए, और समझने के लिए भी। कई लोग समझ ही नहीं पाते हैं तो इधर देखो, तो हमारे पास जो बैरियर है वो क्या है? सबसे पहला ये जो सेल है, कोरोना रेडिएटा सेल है, इसके बीच का जो हाइल यूरेनिक एसिड है इसको डिसॉल्व करना है। तो इसको डिसॉल्व करने के लिए एक एंजाइम होता है, पहला हाइल यूरेनिडेस। दूसरा ये जो सेल होते हैं, है ना, कोरोना, सर कोरोना तो एक में पहले से कोरोना रहता है, मतलब कोरोना का मतलब मालूम है क्या होता है? क्राउन। क्राउन, क्राउन वर्ड को कोरोना से भी डिनोट किया जाता है। क्राउन समझते हो ना, ताजपुश, तो क्राउन को कोरोना बोला जाता है। समझ आ रहा है? तो वैसा टाइप का स्ट्रक्चर को कोरोना बोलते हैं। तो जो कोविड वायरस है ना, ठीक है, वो उसका जो स्ट्रक्चर है, आउटर स्ट्रक्चर, वो वैसे ही क्राउन लाइक है, इसलिए उसको कोरोना वायरस बोलते हैं। समझ आ रहा है कहाँ से आया ये वर्ड? तो कोरोना रेडिएटा सेल्स, तो कोरोना रेडिएटा सेल्स को अब डिसॉल्व करना है स्पर्म को, तो कोरोना रेडिएटा डिसॉल्विंग एंजाइम एक होता है, ठीक है। समझ आ रहा है? कोरोनोलाइसिन एंजाइम होता है, कोरोनोलाइसिन एक एंजाइम हो गया। देन ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया ना। अब क्या बचा है? जोना पेलुसिडा को डिसॉल्व करना है, तो जोनोलाइसिन एंजाइम होता है तीसरा एंजाइम, जोनोलाइसिन एंजाइम। तो तीन टाइप का एंजाइम का होना जरूरी है, तभी स्पर्म इस एग को पेनिट्रेट कर पाता है। और आगे फर्टिलाइजेशन में बताऊंगा कैसे फिर वो क्या होता है आगे चल के, ठीक है। समझ आ रहा है? तो ये एंजाइम एक्रोसोम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेनिट्रेशन ऑफ एग। समझ आया कैसे पेनिट्रेशन हो रहा है, कैसे इसको डिसॉल्व कर रहा है, उसमें सारे एंजाइम होते हैं। तो एक्रोसोम एक एंजाइम फिल्ड, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंजाइम फिल्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर। अब भाई सीधी सी बात है, अब गुब्बारा में पानी भरा है तो अपने आप तो फूटेगा नहीं, उसको कोचकोगे तभी फिट, सुई से उसको कुचकना पड़ेगा। समझ आ रहा बात? ठीक है। तो जैसे आप लोग दबा के फोड़ रहे थे वहां पर अभी चिल्ड्रंस डे में ऐसा, तो अब ये जो गुब्बारा है, मतलब एंजाइम फील्ड जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इसको रप्चर करने के लिए क्या चाहिए मैं बता चुका हूं। इस एंजाइम फील्ड एक्रोसोम को रप्चर करने के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम आयन। समझ आ रहा बात? ये इसको डिसॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम आयन। मैंने बताया आप लोगों को, कैल्शियम आयन इस एक्रोसोम को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। इसीलिए इसीलिए सेमिनल फ्लूइड में कैल्शियम आयन का होना आवश्यक है। बताया था मैंने, तीन चीज बताया था मैंने, क्या क्या होता है सेमिनल फ्लूइड में? फ्रक्टोज, कैल्शियम आयन एंड सर्टेन एंजाइम्स। वो एंजाइम्स मैंने बताया था, फिब्रिनोलाइसिन, फिब्रिनोजन, ऐसे कुछ, प्रोस्टाग्लैंडिन, ऐसे कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। फिब्रिनोजन, फिब्रिनोलाइसिन बताया हूँ नहीं बताया हूँ? फिब्रिनोजन क्या होता है कि सेमेन जो होता है उसके अंदर स्पर्म को स्टोर करते हैं। क्यों? मिलियंस ऑफ स्पर्म एक साथ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंचना चाहिए। मैंने बताया था कि थोड़ा बहुत जाने से नहीं होगा, करोड़ों में पहुंचना चाहिए, है ना। कई इधर उधर भटक जाते हैं बेचारे लोग, है ना। तो इसीलिए क्या कुछ पहुंच सके, इसीलिए करोड़ों में। अब बेटा अगर मेल जेनिटल ट्रैक्ट से स्पर्म अगर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंचेगा, है ना, और टुकड़ों में पहुंचेगा, तो प्रोबेबिलिटी और कम हो जाएगी। तो एक साथ उनको ट्रैप करके, कोगुलेशन समझते हो, जैसे खून जम जाता है, वैसे ही सेमिनल फ्लूइड को जमा के उसके अंदर स्पर्म को ट्रैप करके सेमिनल फ्लूइड को जमा के, जमाना समझते हो ना, जम जाता है, एक साथ उसको फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंचाया जाता है, ठीक है। जैसे फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंचा, अब ये जो स्पर्म ट्रैप्ड है, कोगुलेट हो चुका है ना, इसके लिए एक एंजाइम का इस्तेमाल कर लिए, फिब्रिनोजन।
फिब्रिनोलाइसिन एंजाइम फिर एक्टिवेट होगा एसिडिक पीएच के कारण। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जो एसिडिक पीएच होता है उसके कारण एक्टिवेट हो जाता है। फिर फिब्रिनोलाइसिन एंजाइम काम करेगा और ये जो जमा हुआ सेमिनल फ्लूइड है उसको डिसॉल्व कर देगा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, जिससे क्या होगा, सारे स्पर्म फ्री हो जाएंगे और फिर मूवमेंट चालू कर देते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन भी थोड़ा रिलीज होता है जिसके कारण पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है वेजाइनल कैनाल एंड सर्विक्स में, और वो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट किधर की तरफ होता है, टुवर्ड्स यूटरस, ताकि स्पर्म को धक्का मार के पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के थ्रू वहां पहुंचाया जा सके। समझ आ रहा बात? तो ये कुछ एंजाइम्स होते हैं। क्लियर हो गया बात आप लोगों को? ठीक है, चलो बाकी मैंने बता दिया है कितना स्पर्म एक साथ जाना चाहिए, इजेकुलेशन, इंसेमिनेशन, ये सारा चीज, स्पर्मिएशन, मैंने सारा चीज बता दिया है। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो हार्मोनल रिलेशनशिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन नेक्स्ट क्लास में आज का टॉपिक पढ़ के आइएगा। ठीक, चलो, थैंक यू वेरी मच।